ठीक है, ऑलराइट क्लास। बेसिकली आपने प्रोजेक्ट करना है, उसकी डेडलाइन 24 जून है। ठीक है, आपने दो चीजें सबमिट करनी होंगी। एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो भी 24 से पहले पहले कर दें, और दूसरी पावर पॉइंट स्लाइड्स होंगी, वो भी इसी डेट तक आपने अपलोड करनी है। मैं LMS पे फोल्डर बना दूंगा। ठीक है, ऑलराइट। तो आपका ग्रुप जो है वो 4 स्टूडेंट्स का हो सकता है, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। कोशिश करें कि 4 का हो, और अगर कोई मजबूरी है, आपका ग्रुप बन नहीं रहा, उससे कम लोग हैं, तो मुझे ईमेल कर दे, मैं फिर देख लूंगा क्या करना है। ठीक है, ऑलराइट। और दूसरी बात है कि मैंने आप लोगों के साथ शीट शेयर कर दी है, जिसके ऊपर ग्रुप्स की और प्रोजेक्ट की लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट जो रिसर्च पेपर है वो मैंने अपलोड कर दिए फोल्डर में। तो आप लोग अपने ग्रुप बना के मुझे ईमेल कर दें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ताकि मैं उस शीट को अपडेट कर दूं। और दूसरी बात है कि कोई भी पेपर आपने सिलेक्ट करना है, तो उससे पहले चेक कर लें कि किसी और ने तो नहीं सिलेक्ट किया हुआ। यानी अगर शीट पे किसी और ने वही पेपर सिलेक्ट किया हुआ है, तो फिर कोई और वाला कर लें, आपको इजाजत नहीं होगी वही पेपर करने की। ऑलराइट, पहली चीज है कि पेपर में करना क्या है। तो डॉक्यूमेंट वाली जो चीज है, वर्ड डॉक्यूमेंट, आपने बेसिकली पूरे का पूरा पेपर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपने, अच्छा, आपकी जो वर्ड डॉक्यूमेंट होगी उसमें तकरीबन 3 से 4 साइड्स होनी चाहिए पेज की। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेंथ इतनी होनी चाहिए, इससे कम होगा तो चांसेस आर कि चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले आपने स्पेसिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या जो कि सॉल्व की जा रही है उस रिसर्च पेपर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने किसी पेपर की बात करूं, तो एक एग्जांपल है कि मैंने कंजेशन कंट्रोल पे काम किया था कि डेटा सेंटर्स के अंदर कंजेशन हो जाती है, तो उस चीज को कैसे एड्रेस किया जाए। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली आपको थोड़ी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है। दूसरी बात है, आपने बताना होगा कि प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों है। यानी अगर मैं अपनी रिसर्च का एग्जांपल दूं कि डेटा सेंटर में कंजेशन कंट्रोल का फायदा क्या है, तो बात यह है कि डेटा सेंटर में 1.5 लाख 3 लाख इतने सिस्टम्स होते हैं, इतने एंड मशीन होती हैं, तो उन सारों की ट्रैफिक जो है, जो जनरेट होती है, उससे काफी नेटवर्क के ऊपर कंजेशन होने का चांस होता है। ठीक है, कंजेशन का मसला क्या होगा, आप गूगल सर्च कर रहे हैं, आपको कुछ सेकंड के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। पर अगर कंजेशन बहुत ज्यादा है और कुछ सेकंड की बजाय कुछ मिनट लगने शुरू हो जाएं रिजल्ट आने में, तो ऑब्वियसली आप इवेंचुअली तंग आ जाएंगे और आप उस सर्च इंजन को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। तो बेसिकली ये जो मेरी रिसर्च है, उसमें एग्जांपल ये है कि इंपॉर्टेंस उसकी ये है कि आप कंजेशन को अगर कम कर देते हैं, ठीक है, तो आपके एंड यूजर जो है उनका एक्सपीरियंस जो है बेहतर होता है। ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे आपके नेटवर्क को, और ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे तो दैट मीन कि ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है अपनी रिसर्च का। ऑब्वियसली आपका जो पेपर होगा वो इससे फर्क होगा। ठीक है, तो आपने स्पेसिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या, और फिर आपने स्पेसिफाई करना है कि प्रॉब्लम की अहमियत क्या है, क्यों इतनी अहम है। ठीक है, वो रेवेन्यू के टर्म में हो सकती है, वो वैसे एंड यूजर के एक्सपीरियंस की टर्म में बात हो सकती है, वो आपने देखना होगा कि क्या मकसद है। तो ये पहला पॉइंट है। उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना होगा कि जो प्रॉब्लम है इस पेपर में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया है, क्या प्रोटोकॉल डिजाइन किया है, एल्गोरिदम क्या थे, बेसिकली सोल्यूशन क्या है। ठीक है, वो आपने एक्सप्लेन करना होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि पेपर पढ़ने का तरीका क्या होता है। एक बात याद रखें कि आप पूरे के पूरे पेपर को एक ही वक्त में अपने अंदर जो है वो अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा नहीं। सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, उसके बाद पेपर की कंक्लूजन पढ़ें, ताकि आपको एक आइडिया हो कि पेपर करना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये जब चीज क्लियर हो जाती है, उसके बाद आप पेपर पढ़ना शुरू करें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और वो भी एक ही गो में ना पढ़ें। पहले एक चीज पढ़ें, फिर समझें कि उसमें क्या किया जा रहा है। अगर वो क्लियर नहीं होता तो उस पर टाइम लगाएं, जब तक क्लियर नहीं होता उस पर फोकस करें। ज्यादा मसला पड़ता है तो मेरे से ईमेल करें, ताकि मैं आपको आपके साथ एक ऑफिस आवर में वो डिस्कस कर लूँ जो आपकी प्रॉब्लम है। एक बार चीज क्लियर होती फिर ही अगले पार्ट तक मूव करें। अगर आप तेजी से गुजर जाएंगे तो चांसेस आर के पेपर के जो इम्पोर्टेंट जो जो न्यू आंसर्स थे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इशू जो डिस्कस किए हुए, जो सटल चीजें हैं, वो आपसे सारी की सारी मिस हो जाएंगी।
तो स्लो स्पीड पे जाएं, आराम आराम से पढ़ें। चीज की समझ नहीं आती तो उस पर टाइम लगाएं, फिर भी समझ नहीं आती तो मेरे साथ ऑफिस आवर्स में चीज डिस्कस कर लें, ठीक है। पर मेक श्योर कि आपको एक एक सेक्शन क्लियर हो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये पेपर पढ़ने का तरीका है। फिर पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम के बारे में लिखना है, फिर आपने स्पेसिफाई करना है उसकी अहमियत क्या है, उसके बाद आपने बताना है कि सोल्यूशन क्या है, ठीक है। और बाय द वे पूरे का पूरा सेक्शन जो है वो कॉपी पेस्ट ना करें, उस चीज को जो आप समझ आती है वो फिर आपने अपने लफ्जों में लिखना होगा, ठीक है। तीसरी जो चीज है वो होगी कि आपके जो पेपर में इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, यानी रिजल्ट तो काफी हो सकते हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा अहम है वो बेसिकली आप स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई इनसाइट है, इनसाइट का क्या मतलब होता है, मैं अगर अपनी रिसर्च का एग्जांपल दूं तो मेरी एक इनसाइट थी कि कंजेशन कंट्रोल जो है वो सारे का सारा सेंडर एंड पे होता है, ठीक है। तो मेरी ये काम की इनसाइट थी कि अगर आपका रिसीवर है, रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल होती है, तो अगर कंजेशन कंट्रोल जो है वो सेंडर की बजाय आप रिसीवर के ऊपर सारा कर दें तो आपका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये मेरे काम की इनसाइट थी। अब इनसाइट का फायदा क्या होता है कि अगर कोई और रिसर्चर इसी प्रॉब्लम पे काम करना चाह रहा है तो वो पिछले पेपर्स की इनसाइट लेके उनके ऊपर बिल्ड करता है। यानी अब मैंने अगर कह दिया कि रिसीवर पे अगर आप कंजेशन कंट्रोल करें तो बेहतर होगा, अब अगला रिसर्चर आके कह सकता है कि ठीक है, मैं जो भी कंजेशन कंट्रोल में इंप्रूवमेंट करूंगा वो सेंडर की बजाय मैं रिसीवर पे कर लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया है कि रिसीवर एंड पे ज्यादा बेहतर की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक इनसाइट का कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी पेपर होगा उसमें सर्टेन इनसाइट्स होती हैं, वो एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे भी हो सकती है, जहाँ वो लॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन या इंट्यूशन होती है उसकी बेसिस पे भी वो इनसाइट निकलती है। तो वो आपने मेंशन करना होगा कि आपके पेपर में इंपॉर्टेंट इनसाइट्स क्या थी, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर के अंदर लिखी होती है। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, फर्दर रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, यानी ये एक पेपर के अंदर सेल्फ कंटेन्ड होगा। अगला पॉइंट है कि आपने फिर डिस्कस करना होगा कि आपका जो भी पेपर है, जो प्रपोज सोल्यूशन है उसमें स्ट्रेंथ क्या है और उसमें वीकनेसेस क्या है, ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट जो है थोड़ा मुश्किल होगा। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है सबसे पहले तो आपको फोकस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपकी अपना क्या आपको लग रहा है कि इस काम में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या इसमें आपको ओपनिंग या वीकनेसेस नजर आ रही हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप तो है कि आपने खुद इस पर सोचना है। दूसरी बात ये होती है कि इन सम केसेस जो आप पेपर पढ़ रहे होंगे उसी पेपर के अंदर ऑथर ने स्पेसिफाई किया होगा कि इस पेपर के अंदर वीकनेस क्या है। यानी फॉर एग्जांपल कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें ये पेपर वर्क नहीं करेगा, कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें वर्क करेगा, तो जिन सिनेरियोज में वर्क नहीं कर रहा वो उस पेपर की वीकनेस है वो आप मेंशन कर दें, ठीक है। और तीसरी जो अप्रोच है वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को फाइंड करने की, वो अप्रोच है कि अब आप जो भी पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका टाइटल आप गूगल स्कॉलर पे जाके एंटर कर दें, ठीक है। तो वो पेपर, वो रिजल्ट्स जो आएंगे उसमें पहले जो एंट्री होगी वो उस पेपर की होगी और उसके नीचे लिखा होगा साइटेशन और साथ साइटेशन का जो भी काउंट है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको पता लग जाएगा कि इस पेपर को और कितने पेपर्स ने अपने काम में रिफर किया हुआ, ठीक है। अब इस चीज का फायदा क्या होता है, अब आप देखेंगे कि और कौन से लोग हैं जिन्होंने इस पेपर के ऊपर काम किया और उनके पेपर में आप पढ़ के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिलेटेड वर्क में उन्होंने लिखा होगा कि उन्होंने इस काम को भी देखा था और इसमें उन्हें ये वीकनेसेस नजर आई थी। तो कहने का मतलब है कि एक वीकनेस तो पेपर के अंदर ऑथर ने खुद ही लिख दी होती है अपने पेपर में, दूसरी वीकनेस है वो आप सोच के ढूंढेंगे क्या है, और तीसरा है कि किसी और पेपर ने अगर इस पेपर को साइट किया हुआ है, यानी इस पेपर के ऊपर बिल्ड किया हुआ है या अपने पेपर में इसके बाद इसको मेंशन किया है, तो उन्होंने भी बताया होगा कि इस पेपर में क्या वीकनेस थी, ठीक है। तो वहां से भी आपको वीकनेसेस का पता लग सकता है। और मैं फिर कह दूं कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है ये थोड़ा मुश्किल होगा और पहले तीन पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा आसान है, यानी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना, उसकी इंपॉर्टेंस बताना, प्रपोज अप्रोच को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये तीन पार्ट तो आपके परफेक्ट होने चाहिए। चौथे में कमी बेशी होगी वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, विच इज फाइन, ठीक है।
और पांचवा जो पार्ट होगा वो होगा कि आपने डिस्क्राइब करना है कि और लोगों ने इस प्रॉब्लम पे क्या काम किया। और उसके भी दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप जो पेपर पढ़ रहे हैं उसमें एक रिलेटेड वर्ड का सेक्शन होता है, उसमें आप देख लेंगे कि इस पेपर के पब्लिश होने से पहले लोगों ने इस प्रॉब्लम पे क्या काम किया था। ठीक है। दूसरी बात यही होती है कि जो मैंने अभी बताया कि गूगल में आप इस पेपर को सर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि और लोगों ने इस पेपर को, कितने और लोगों ने इस पेपर को साइट किया हुआ है। उन लोगों के काम को आप देखेंगे, उन पेपर्स को आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि और फर्दर इस एरिया में क्या काम हुआ है। यानी मेरा अगर डेटा सेंटर में कंजेशन कंट्रोल था तो मैं अगर गूगल स्कॉलर पे लिखूं कंजेशन कंट्रोल इन डेटा सेंटर्स तो वो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी पेपर्स की जो कि इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। तो वहां से देख के भी आपको पता लग जाएगा कि लोगों ने और क्या क्या काम किए, वो भी आप अपने जो आंसर है उसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है। तो जो पार्ट 1, 2, 3 और 5 है वो तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छा, अब मैं एक्सपेक्ट करूँ अच्छा करेंगे। जो पार्ट 4 है यानी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वाला, उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो वो अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है। और मैं फिर रिपीट कर दूं कि आप जो है पहली दफा ये जिंदगी में पेपर्स पढ़ रहे हैं, आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप उस तरीके से पेपर पढ़ सकेंगे जिस तरीके से कोई, किसी का कोई 20 साल का एक्सपीरियंस है वो पढ़ता होगा। ठीक है। और बात यह है कि पढ़ने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए, और वो मैं फिर कह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को लें, बेबी स्टेप्स लें। यानी पूरे के पूरे पेपर को आप इकट्ठे समझने की कोशिश करेंगे तो वो एक ही बारी में नहीं होगा। पहले एक पॉइंट को समझें, फिर आप अगले वाले पे जाएं। जब तक पिछला वाला समझ नहीं आता अगले पे मूव ना करें। ठीक है। तो इस पे टाइम लगाए, स्लो पेस पे जाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ऑब्वियसली आपका शुरू का एक्सपीरियंस है, जब आप 5-10 पेपर पढ़ चुके होंगे तो फिर ऑब्वियसली ये चीज आपको नेचुरली आनी शुरू हो जाएगी, और फिर अगले जो पेपर आप पढ़ेंगे वो काफी तेजी से आप पढ़ सकेंगे। ठीक है। और वो काफी तेजी से आप पिक कर लेंगे कि उनके पेपर में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो वो आप बस टाइम लगाएं, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। और मैं फिर कह दूं कि अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो आप में से डिस्कस कर सकते हैं। ओके। तो ये जो पार्ट 1 हो गया, ठीक है, जो कि आपने डॉक्यूमेंट लिखनी है। और मैं फिर कह दूं कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी तकरीबन 3 से 4 शीट्स जो है यानी साइड्स होनी चाहिए। ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स हैं, ये अहम है। चौथा वाला जो पॉइंट था वो, उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाए तो अंडरस्टैंडेबल है। और पार्ट 1, 2, 3 और 5 जो है उसमें यू हैव टू बी गुड, क्योंकि वो सारे का सारे इंफॉर्मेशन पेपर के अंदर ही अवेलेबल होती है। ठीक है। तो ये आपने देखते हैं। और जो रिलेटेड वर्क वाला है इस पे आपने जो पांचवा है यानी डिस्क्राइब अदर वर्क्स दैट हैव बीन डन इन दिस एरिया, तो इसमें भी अच्छी छानबीन कर लेना कि और लोगों ने क्या काम किया हुआ है। ठीक है। तो ये होगा बेसिकली आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि आपने पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है। ठीक है। अब स्लाइड्स में क्या होता है कि आपने तकरीबन 20 मिनट की स्लाइड बनानी होंगी, और ये देख लेना कि सारों का आप जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उन सबको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है। ये ना हो कि एक स्टूडेंट है वही सिर्फ प्रेजेंट करे, बाकी 3 मेंबर जो है वो कुछ भी नहीं प्रेजेंट कर रहे। ठीक है। तो सारों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। और अगर कोई पार्ट है जो कि मुश्किल है प्रेजेंटेशन का तो वो बेशक आप सबसे स्ट्रांग वाले ग्रुप मेंबर को दे दें, और जो आसान वाला पार्ट है वो बेशक आप थोड़ा वीक जो स्टूडेंट है उसे आप दे दें। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, और प्रेजेंट सबने करना होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि इंग्लिश में करना लाजमी है कि उर्दू में करना। तो क्लास देखें, उर्दू में अगर आप कर लेते हैं तो प्रेजेंट अगर करते हैं तो मैं उसके नंबर नहीं काटूंगा। ठीक है। पर मेरा मशवरा है कि कोशिश करना कि इंग्लिश में प्रेजेंट करें। ठीक है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट में दे रहा हूँ ये आपको प्रोजेक्ट देने का मकसद क्या है। ठीक है। एक चीज तो है कि आपको पेपर रीड करना है, और सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं, जब आपकी प्रैक्टिस होगी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट रीड करनी है तो वो आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी वो अच्छा होगा। ठीक है। फिर इस प्रोजेक्ट में आपकी एक राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है कि पूरा पेपर पढ़ के या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपने समराइज करना है। तो वो भी एक बड़ा स्किल होता है। और जब भी आप किसी इंडस्ट्री में कदम रखेंगे, कोई काम करेंगे कल को, तो बेसिकली आपको एक तो प्रोग्रामिंग वगैरह तो अपनी जगह, और ये स्किल्स भी बहुत अहम होती हैं कि आप पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट, उसमें से इंफॉर्मेशन समराइज कर सकते हैं।
ठीक है। और अगली जो स्किल आपको चाहिए होती है वो प्रेजेंटेशन की होती है, कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने प्रेजेंट करने हैं, कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश में कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी, और अगर आप उर्दू में करते हैं तो ठीक है, मैं उस पर पनिश नहीं किसी को करूंगा। ठीक है, पर बेहतर होगा कि आप इंग्लिश में ही प्रेजेंट करें। ठीक है, और प्रेजेंटेशन में जो है ये देख लेना कि अक्लमंदी होती है कि स्लाइड के ऊपर जो आप बुलेट्स बना रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना हो। यानी एक रूल ऑफ थंब है कि आपकी एक स्लाइड है तो उसमें 3-4 बुलेट्स हैं, 5 बुलेट्स हैं तो ठीक है, ज्यादा बुलेट्स हैं तो बेहतर है कि उसे स्प्लिट कर दें इनटू मल्टीपल स्लाइड्स, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक बुलेट है तो उसकी जो लेंथ है वो 1 या 2 लाइनों जितनी होनी चाहिए। अगर 5-5, 6-6 लाइनें या पूरे के पूरे पैराग्राफ आप बुलेट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होती। और बाय द वे, मेरी क्लास में जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें मैं बुलेट्स काफी लंबी इन सम केसेस रखनी शुरू कर देता हूँ। तो उसकी वजह ये होती है कि वो मैंने सारे का सारा टेक्स्ट ही मैं स्लाइड में डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों ने जब तैयारी करनी हो तो आप सिर्फ स्लाइड देख के टेक्स्ट पढ़ लें। ठीक है, वरना आइडियली क्या होता है कि मेरी, अगर मैं किसी और को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरी बुलेट्स 1 या 2 लाइन की होंगी, और बाकी डिटेल जो है वो मैं मुंह से बोल रहा हूँ। और अगर बाद में किसी ने देखना है तो वो बुक से पढ़ सकते हैं, पर क्योंकि क्लास में लोग इतना ज्यादा नोट्स नहीं बना रहे होते या बुक को नहीं खोल रहे होते, इसलिए मैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर बहुत ज्यादा टेक्स्ट डाल देता हूँ। ठीक है, वो अच्छी अप्रोच नहीं है। आपने जब स्लाइड बनानी होगी तो जितना कम टेक्स्ट होगा उन पर उतना बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, टेक्स्ट के अलावा बेहतर होता है कि अगर कोई आप फिगर्स के साथ, डायग्राम्स के साथ, फ्लो चार्ट के साथ कोई चीज समझा दें, ठीक है, तो वो आइडियल है, यानी वो टेक्स्ट से बेहतर वो है। पर हैविंग सेड दैट, वो फिर अपनी प्रेजेंटेशन में आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या इमेजेस रखने हैं, क्या टेक्स्ट रखना है। अक्लमंदी होगी कि टेक्स्ट कम हो। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई खौफ है कि आप टेक्स्ट अगर सारे का सारा अपने स्लाइड के ऊपर ना डाला तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, तो वो खौफ ही होता है। आप अगर 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई नहीं भूलेंगे। पर हैविंग सेड दैट, उसका भी एक तरीका होता है कि आप स्लाइड के ऊपर तो बुलेट रखें कम टेक्स्ट वाली, पर आप देखेंगे कि स्लाइड के नीचे एक जगह होती है जिसे कहते हैं लेक्चर नोट्स। तो नोट्स वाली जो जगह होती है उसमें आप जितना मर्जी टेक्स्ट डाल दें। उसका फायदा क्या होता है कि वो सिर्फ आपको ही नजर आ रहा होता है, और स्लाइड के ऊपर जो टेक्स्ट है वो फिर मुझे एज ए व्यूअर नजर आ रहा होता है। यानी बुलेट्स मुझे नजर आएंगी, पीछे जो लंबा चौड़ा आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आएगा, प्रोवाइडेड कि वो आपने लेक्चर नोट्स वाली जगह पे कॉपी किया है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड्स कितनी होनी चाहिए और स्लाइड्स के ऊपर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली स्लाइड में आपने पूरे का पूरा पेपर प्रेजेंट करना है, यानी पेपर है क्या, उसकी मोटिवेशन क्या है, वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसके कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो आप बताएंगे, फ्यूचर वर्क क्या किया जा सकता है वो बताएंगे, और रिलेटेड वर्क क्या है कि और लोगों ने इसके अंदर क्या काम किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप अपनी स्लाइड में मेंशन करेंगे। मेक श्योर कि स्लाइड जो है 20 मिनट से ज्यादा लें। बात ये होती है कि अगर आप कोई पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं और आप एक एक चीज प्रेजेंट करनी शुरू करते हैं तो वो पेपर जो है घंटे 1.5 घंटा की प्रेजेंटेशन बन जाता है। तो 20 मिनट का मतलब है कि आपने उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ उठाने हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेना, और जब आप प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना टाइम आप लेते हैं। और दूसरी बात ये कि 4 लोगों का ग्रुप है और टाइम 2 हफ्ते हैं तकरीबन, तो वो फिर आप देख लें कि आपने काम स्प्लिट कैसे करना है। यानी एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि 2 लोग क्वेश्चन 1 के ऊपर काम करें जो कि डॉक्यूमेंट वाला है, वर्ड डॉक्यूमेंट, और बाकी 2 लोग जो हैं वो पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर फोकस कर लें, या जो भी आपने स्प्लिट करना है आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से अपना ग्रुप वर्क स्प्लिट करते हैं, और प्रेजेंट ऑब्वियसली सारों की करना होगा। ठीक है, ये बात होगी। इसके अलावा ऑलराइट, अगली बात ये है कि आप कुछ पेपर होंगे जिसमें आपको काफी मैथ भी नजर आएगी। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। नेटवर्क से पेपर में वो काफी कॉमन होता है। ठीक है, अब बात ये कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो चीज आपको समझ आएगी, क्योंकि उसके लिए आपको एक सर्टेन बैकग्राउंड चाहिए मॉडलिंग की। ठीक है, वो चांसेस आर के इस लेवल पे आपने नहीं की होगी। यस, चौथे साल तक या उसके एमएस वगैरह में वो फिर आपको ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाता है।
ठीक है, तो उस चीज की आप मैथ की जो है वो फिक्र ना करना। यानी बेसिकली जो भी मैथ वाला सेक्शन होता है पेपर में, उसमें दो चीजें होती हैं। नंबर वन, मैथमेटिकल इक्वेशंस और मॉडल्स होते हैं। नंबर टू, उन मॉडल्स की बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स होते हैं और कुछ इनसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो इनसाइट और रिजल्ट वाली चीज है वो तो आप बड़े आराम से स्पेसिफाई कर देंगे क्योंकि वो टेक्स्ट के अंदर लिखा होगा। जो एक्चुअल मॉडल है वो अगर आपको समझ नहीं आता तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो मैं अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। ठीक है, वो बेशक आप ना समझें, कोई मसला नहीं होगा। यानी मैं एग्जांपल देता हूं कि एक भी पेपर है जिसके अंदर पूरी की पूरी क्यूइंग थ्योरी आ जाती है, यानी मैथमेटिकल मॉडल होंगे कि क्यू की लेंथ कितनी है, वो कैसे वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक, और वो चीज अगर आपको समझ नहीं आती तो कोई मसला नहीं है। पर होगा क्या कि उस तरह के पेपर में उस मॉडल के बाद कोई जुमले लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने लिखा होगा कि इस क्यू की बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया है कि आपका जो क्यू साइज होना चाहिए वो हाफ ऑफ बीडीपी होना चाहिए या वो इक्वल टू बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये बेसिकली इनसाइट है बेस्ड ऑन दैट मॉडल। ये इनसाइट आपको समझ आनी चाहिए। ये इनसाइट डिराइव कैसे किए फ्रॉम दैट मॉडल, वो अगर आपको समझ नहीं आती कोई मसला नहीं, वो आप बेशक इग्नोर कर दें। यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है उसके लिए अभी आपको काफी टाइम और काफी प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, तो वो अगर आपसे नहीं होता कोई मसला नहीं, उसके नंबर नहीं कोई कटेंगे। ठीक है, ऑल राइट। एक और बात याद रखें कि पेपर में काफी चीजें तो सेल्फ कंटेन्ड होती हैं, पर इन पेपर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि सिर्फ पेपर पढ़ के समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो इन दैट केस आपको फिर इंटरनेट पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि उन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है और वहां से आपको फिर समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी काफी पेपर होंगे जिनमें ऐसे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे होंगे जो कि क्लास के अंदर नहीं डिस्कस हुए। ठीक है, और उस पेपर के अंदर भी वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रीफली एक दो लाइनों में शायद डिस्कस कर रहे हो, तो वो समझने के लिए आपको फिर गूगल पे या गूगल स्कॉलर पे जाना पड़ेगा। काफी चीजें तो आपको विकिपीडिया पे मिल जाती हैं, बाकियों के लिए आपको थोड़े बहुत रिसर्च पेपर देखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि इट्स नॉट कि सिर्फ एक पेपर ही आपको देखना है, इस पेपर के अलावा और क्या काम हुआ है और उस पेपर को डिस्क्राइब करने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए उनके लिए आपको और ज्यादा पेपर भी देखने पड़ेंगे। तो इसलिए अक्लमंदी है कि आप अपने ग्रुप के साथ बैठ के एक मीटिंग करें और डिसाइड करें कि क्या काम किस तरीके से स्प्लिट करना है, कौन से पेपर पढ़ने हैं रिलेटेड वर्क के लिए, या कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो समझने हैं। आप ये कर सकते हैं कि दो लोग एक कॉन्सेप्ट को समझें और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रुप के बाकी दो लोग समझें और फिर आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो ये बेसिक सारा काम करना है आपने। एनी क्वेश्चन?